नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। पीएम मोदी जब आज तड़के वॉशिंगटन डीसी में उतरे होंगे तो उनके दिमाग में क्या बातें चल रही होंगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि मोदी इस बार अपने सबसे चुनौतीपूर्ण मिशन पर है। वे यूं तो अमेरिका पहले भी कई बार गए हैं, लेकिन इस बार सीन पूरी तरह से अलग है, बिल्कुल जुदा है। उनके अपने कार्यकाल की संभवतः ये पहली यात्रा है जिसमें उनके सामने कई चीजों को साधने की चुनौती है। अफगानिस्तान में तालिबान के आने से जिस तरह से दुनिया और खासकर साउथ एशिया के सारे समीकरण बदल गए, कोरोना महामारी के बीच अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता के मद्देनजर पीएम मोदी का ये दौरा काफी अहम, काफी चुनौतीपूर्ण है। उनके सामने एक साथ कई चीजों को साधने की बड़ी चुनौती है। चुनौती बड़ी है तो पीएम मोदी भी मिशन मोड में नजर आ रहे हैं, जो उनके शेड्यूल से भी झलक रहा है। वैसे तो प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे का एजेंडा बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण अफगानिस्तान ही है। अफगानिस्तान और वहां के हालात को लेकर वो राष्ट्रपति जो बाइडेन से विशेष चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान भी उठाएंगे, लेकिन ये मामला सिर्फ मुद्दा उठाने तक सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री के एजेंडे में पड़ोसी देश पाकिस्तान की अति उत्साह वाली भूमिका की भी चर्चा शामिल है। पाकिस्तान पड़ोसी देश अफगानिस्तान में अपनी मनमानी चला रहा है, उस पर कई तरह के दबाव बना रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन संबंधों को नया समीकरण जो उभर कर ये तस्वीर सामने आ रही है, वो भी चिंता की बात। अफगानिस्तान में चीन और तुर्की की भी रुचि बढ़ रही है। माना जा रहा है प्रधानमंत्री की बाइडेन से द्विपक्षीय वार्ता इसी को ध्यान में रखकर होगी। भारत की निगाह अफगानिस्तान में पाकिस्तान की षड्यंत्र से भरी भूमिका पर ही टिकी हुई है। नई दिल्ली लगातार जोर दे रहा है कि वो शांति प्रिय, स्थायी, लोकतांत्रिक और खुशहाल अफगानिस्तान चाहता है, जहां अमन हो, शांति हो, विकास हो। अफगानिस्तान के निर्माण पर पूरा फोकस और पूरा स्कोप भी हो। दुनिया के देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भारत की मांग है कि किसी भी देश की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए, अलगाववाद के लिए, हिंसा फैलाने के लिए नहीं होना चाहिए। ऐसे कई अहम और बुनियादी सवाल उठता है कि क्या भारत अफगानिस्तान में पाकिस्तान की साजिश को बेनकाब कर सकेगा? क्या दुनिया भारत की दलीलों को सुनेगी या फिर कर देगी अनसुना? आज इन्हीं कुछ सवालों के साथ करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा। और पीएम नरेंद्र मोदी के इस मिशन यूएस पर और भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए, मसलन क्या व्हाइट हाउस में लिखी जाएगी दोस्ती की नई इबारत? ये बहुत बड़ा सवाल है। दोस्ती यानी कि भारत और अमेरिका की दोस्ती। क्या व्हाइट हाउस में इस दोस्ती की नई इबारत लिखने जा रही है? मोदी बाइडेन की मुलाकात से क्यों बढ़ रही है चीन की धड़कन? ये भी बड़ा सवाल है। जाहिर तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी का ये जो अमेरिका दौरा है, ये कितना महत्वपूर्ण है, इसे समझा जा सकता है इस लिहाज से कि चाइना के साथ साथ पाकिस्तान की भी धड़कनें बढ़ चुकी है। दोनों की निगाहें इस समय टिकी हुई है और पसीना पसीना यूं कहा जाए, पाकिस्तान हो रहा होगा, चाइना हो रहा होगा कि अगर भारत और अमेरिका की दोस्ती और प्रगाढ़ हो जाती है तो उन पर ना भारी पड़ जाए। चीन को घेरने में क्या कामयाब हो पाएगा क्वेड? ये भी बड़ा सवाल है। अफगानिस्तान पर भारत की चिंता को क्या सुनेगी दुनिया या कर देगी अनसुना? और अगर अनसुना किया गया तो आगे इसी दुनिया को इसका भारी भरकम खामियाजा न भुगतना पड़े, यह भी चिंता की बात। क्या पाकिस्तान की साजिश को बेनकाब कर सकेगा भारत? कोशिशें लगातार इस तरह की, लेकिन इन कोशिशों में हिंदुस्तान कितना कामयाब हो पाएगा? आतंकवाद, हिंसा को समझाने में कामयाब हो पाएंगे नरेंद्र मोदी? ये भी बड़ा सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। और सवाल ये भी कि पाकिस्तान और चीन का समीकरण बिगाड़ने में हम लोग कितना होंगे कामयाब? उन्हें बेनकाब करने में हिंदुस्तान कितना होगा कामयाब? आतंकवाद पर बात, नापाक पड़ोसी का कैसे होगा पर्दाफाश? कितना होगा पर्दाफाश? चीन, तालिबान और पाकिस्तान की हेकड़ी निकालेगी मोदी बाइडेन की दोस्ती? तो चलिए आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब खोजने की करेंगे कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ महेश सचदेव जुड़े हुए हैं, पूर्व राजदूत है, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। हमारे साथ रंजीत कुमार जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। बीजेपी नेता अश्विनी शाही हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है शाही साहब आपका। राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मैं अश्विनी शाही जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। सर, ये मिशन यूएस पीएम नरेंद्र मोदी का, बहुत सारी उम्मीदें इस मिशन से जुड़ी हुई,
और उम्मीदें अफगानिस्तान पाकिस्तान आतंकवाद के मसले पर दोगुनी तिगुनी होती हुई। आप समझ रहे हैं कितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगी हुई है। ऐसे में क्या उम्मीदें जो देश लगा रहा है, आप लोग, आपकी सरकार, पीएम नरेंद्र मोदी उस पर खरे उतर पाएंगे? शिल्पा जी, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भी विदेश दौरा होता है उनकी कूटनीति में शामिल होता है कि हर जगह देखिए किस तरीके से फ्रेंडली बिहेवियर हो जाता है। यहाँ पर ओबामा जी के साथ, ट्रंप जी के साथ, और इनके अब ये पहली मुलाकात उनकी रूबरू अगर हो रही है, उनके न्योते पर गए हैं, तो एक दोस्ताना संबंध बनाते हुए अपनी कूटनीति को आगे बढ़ाना, अपनी नीतियों को आगे बढ़ाना, ये उनके उसमें शामिल रहता है। वहां पर इस समय परिस्थितियां बदली हुई हैं। बाइडेन जी के बारे में सुना जाता है कि इस समय बाइडेन बहुत अच्छे जो है वो हो गए हैं। हिंदुस्तान के भारतवंशी लगभग 20 लोग उनके इनर सर्किल में शामिल हैं। कमला हैरिस जी, जो पहले कभी थोड़ा बहुत कोई बयान आए थे हिंदुस्तान के विरुद्ध में, लेकिन बाद में जो है उनकी भी चीजें धीरे धीरे हिंदुस्तान के पक्ष में होती गई। कमला हैरिस से भी मुलाकात माननीय प्रधानमंत्री जी की वहां पर तय है। हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री जी हमेशा कट्टरवाद और आतंकवाद के खिलाफ बोलते रहे हैं और वो अमेरिका साथ में खड़ा रहा, चाहे जो भी वहां का राष्ट्रपति रहा हो, वो सब सहमत रहते हैं इस चीज की उससे। तो ये एक बड़ा मुद्दा वहां पर अफगानिस्तान इस समय पूरे वर्ल्ड में बड़ा मुद्दा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी इनके साथ वो मुद्दा कट्टरवाद और आतंकवाद का मुद्दा जरूर रखेंगे। वहां पर इन चीजों पर चर्चा होगी। और सबसे बड़ी जो चर्चा की में बात आएगी, वो इस पर चीन एकदम नजर ताड़ कर बैठा होगा, क्योंकि वो इस समय जो अफगानिस्तान का साथ दे रहा है उस पर भारत पर उसकी नजर है कि भारत क्या करता है। कमला हैरिस के बारे में तो अखबार ने भी लिख दिया, लॉस एंजलिस टाइम्स ने भी लिखा हुआ है, बहुत बेहतर लिखा है कि बहुत अच्छा शुरुआत होगा और एक मजबूत नेता के रूप में वो पहली महिला नेता के रूप में उभरेंगी वहां। तो काफी अच्छी चीजें लिखा है। तो सारी जो चीजें हैं वो पॉजिटिव हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी एक बाइडेन के साथ बहुत अच्छा दोस्ताना संबंध निभाते हुए अपनी नीतियों को आगे बढ़ाने का काम आज करेंगे। ठीक है जी। प्रोफेसर जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। प्रोफेसर जितेंद्र, जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे दिलों की धड़कनें भी तेज होती जा रही है कि क्या होगा इस दौरे पर, क्या होगा पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन में, और क्या होगा इस बायलैटरल मीट के बाद। भविष्य की तस्वीर आतंकवाद को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, अफगानिस्तान को लेकर, तालिबान को लेकर किस हद तक बदलने वाली है? क्या कहेंगे सर, क्या उम्मीद है? जी 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 शिल्पा, देखिए, कोई भी राजनीतिक यात्रा निरुद्देश्य नहीं होती, उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है। प्रधानमंत्री जी की जो यात्रा है वह उद्देश्यपूर्ण यात्रा है, वो एक उद्देश्य के साथ की गई यात्रा है और एक ऐसे समय में की गई यात्रा है जब तालिबान सामने है, जब चीन उसका समर्थन कर रहा है। इससे अधिक हास्यास्पद कुछ हो ही नहीं सकता। कि एक तरफ वामपंथी राजनीति करने वाला चीन है, दूसरी तरफ धर्म की राजनीति करने वाला तालिबान है और उनमें गठजोड़ बन रहा है। ये इतनी हास्यास्पद चीज है, दुनिया देख रही है इसको कि इसके जो इरादे हैं वो बहुत खतरनाक किस्म के हैं, वो बहुत पवित्र इरादे नहीं हैं। निश्चित तौर पर इस इरादे पर चोट पहुंचेगी प्रधानमंत्री की इस यात्रा से। वो लोग निश्चित तौर पर बौखलाएंगे, चीन भी बौखलाएगा, पाकिस्तान भी बौखलाएगा और ऐसे सभी लोग जो अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं वो लोग निश्चित तौर पर बौखलाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री की यह यात्रा राजनीतिक रूप से भी सफल होगी और इस रूप में होगी कि अमेरिका के साथ निश्चित तौर पर हमारे रिश्ते मजबूत होंगे और इससे अमेरिका को भी फायदा होगा। इस बात को नहीं सोचना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री गए हैं तो इस रिश्ते से सिर्फ हमारा फायदा है। भारत भी एक बड़ी शक्ति है। अमेरिका भारत से जुड़कर सिर्फ देगा नहीं, लेगा भी। इस रिश्ते में आदान प्रदान का मामला है और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की यह यात्रा फलप्रद रहेगी और ये लोग हाशिए पर जाएंगे, चाहे वो चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो या आतंकवाद को जो
पोषित करने वाले लोग हैं, ये सब किनारे जाएंगे और तस्वीर बेहतर बनेगी। एक नई इबारत लिखी जाएगी। जो आप आरंभ में कह रही थी कि कौन सी इबारत लिखी जाएगी, तो सचमुच नई इबारत लिखी जाएगी और वो सकारात्मक इबारत होगी, वो सकारात्मक इबारत होगी। जी ठीक है, महेश सचदेव जी भी हमारे जी, साथ जुड़े हुए हैं। महेश जी, प्रोफेसर जितेंद्र ने भी कहा कि दुनिया देख रही है इन देशों के नापाक इरादों को, खतरनाक इरादों को, लेकिन दुनिया सिर्फ देखेगी ही या कुछ करेगी भी, ये भी बड़ा सवाल है सर। महेश सचदेव जी, मेरी आवाज अब तक आ रही है? जी अब आ रही है। जी, बीच महेश जी, में कुछ व्यवधान था। मेरा सवाल ये है कि दुनिया देख तो रही है कि किस तरह से चाइना और पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। पाकिस्तान को कितनी जल्दी है तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की, और उसका नतीजा हमने देखा भी कि सार्क देशों की मीटिंग तक को रद्द कर देना पड़ा पाकिस्तान की जिद की वजह से। ऐसे में दुनिया इन खतरनाक मंसूबों को, इन इरादों को देख तो रही है, लेकिन इन पर कुछ करेगी भी क्या? दुनिया क्या कोई इतनी हिम्मत जुटा पाएगी? दुनिया के तमाम जो सो कॉल्ड देश हैं वो इस हद तक हिमाकत कर पाएंगे, हिम्मत दिखा पाएंगे कि कोई एक्शन लिया जा सके और इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके? जी देखिए, इस समय लंबी अवधि और छोटी अवधि के दो अलग अलग पहलुओं को देखना ज़रूरी है। जहाँ तक छोटी अवधि की बात है, वो अफ़गानिस्तान के लिए हमें छोटी अवधि के लिए तुरंत जो करना है उसके ऊपर विचार करना होगा। और इसमें कहना चाहूँगा कि इस समय अफ़गानिस्तान के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय जनमत तकरीबन बन चुका है कि उनको छोटी अवधि में सस्पेंस में रखा जाए और उनकी जो करनी है उस पर ज़्यादा गौर किया जाए, कथनी पर गौर न किया जाए। तो जहाँ तक अफ़गानिस्तान का सवाल है, इसमें आशा बनती है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तालिबान को, पाकिस्तान को या उनके छुपे समर्थकों को जो भी है उनको गौर से देखेगी, उनके ऊपर स्पॉटलाइट रहेगी और उनके व्यवहार के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये फैसला किया जाएगा। चाहे इसके पक्षधर जो भी कहना चाहें, जो भी पैरवी देना चाहें, वो अलग रहेगा। उसका कोई ख़ास महत्व नहीं होने वाला है। और भारत इस संबंध में जिस स्पष्टता से बात करता है, उस स्पष्टता की कद्र होती है और उसका बिना लाग लपट के उसको स्वीकार किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा। जहाँ तक थोड़ी मध्यम या लंबी अवधि की बातें हैं, उसमें आतंकवाद का दोबारा से सर उठाना महत्व रखता है। उसमें चीन के प्रति क्वाड का जो सम्मेलन होने वाला है उसके बारे में गौर करने की ज़रूरत है। और इस विषय पर भारत और बाकी 3 देश जो क्वाड के हैं उनके बीच में स्थिति बनाने के लिए जो क्वाड का शिखर सम्मेलन परसों होने वाला है जी। उसके बारे में कहना ये चाहूँगा कि एक अच्छी शुरुआत है, और लेकिन इसमें कई जो सूक्ष्म पहलू हैं उनके ऊपर स्पष्ट वार्ता करने की ज़रूरत है। जैसे कि क्या ये एक सैनिक संगठन है, क्या इसका व्यवहारिक रूप चीन के खिलाफ घेराबंदी या कंटेनमेंट का है, या ये चीन के प्रति नहीं बल्कि डेमोक्रेसीज़ की अलायंस होगी इस इंडो पैसिफिक में। तो इस बारे में विचार करने की ज़रूरत है। दूसरा, जिस तरह से पिछले हफ्ते आउसस नाम से एक संगठन, त्रिपक्षीय संगठन की घोषणा हुई है जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया को 8 न्यूक्लियाई पनडुब्बियां देने की बात की जा रही है, तो उसमें भारत और जापान शामिल नहीं है।
तो इसके बारे में स्पष्टीकरण की ज़रूरत है कि ऐसा तो नहीं है कि ये जो नया संगठन है ये अलग जाएगा और क्वाड अलग जाएगा, और इसमें किसको कितनी तरजीह दी जाएगी जी। वो सोचने की ज़रूरत है। यूरोप में इसी तरह से नाटो और यूरोपियन यूनियन बनाए गए थे, जिनमें कि अभी तक सामंजस्य ठीक से नहीं हो पाया है। दोनों का लक्ष्य यूरोप द्वितीय महायुद्ध के बाद दोबारा से संगठित करना था, सैनिक तौर पर ये और आर्थिक तौर पर ये दोनों अभी तक अलग अलग दिशा में चल रहे हैं। दोनों में सामंजस्य की कमी है। अगर एशिया में भी इसी तरह से सैनिक संगठन अलग चलता है और आर्थिक और सामाजिक संगठन अलग चलते हैं, तो ये टू ट्रैक जो है ये अटपटा रहेगा। ठीक है। और इसके मुकाबले में चीन को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अलग अलग तरह से अलग अलग लोग बातें करेंगे। ठीक है सर, चलिए लौटूंगी आपके पास। चूंकि महेश सचदेव जी ने जिक्र किया यहाँ पर क्वाड का, ऐसे में इसी पर आगे बढ़ते हुए विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ रंजीत कुमार भी जुड़े हुए हैं। रंजीत जी, ऐसे में चीन को किस हद तक घेरने में कामयाब हो पाएगा क्वाड, क्या लग रहा है सर? सोच रही है जी सर, प्लीज कंटिन्यू। देखिए, अभी आपने कुछ देशों के खतरनाक मंसूबों की बात की। ये कुछ देश यदि खुलकर बोला जाए तो चीन जो दुनिया पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है आर्थिक और सामरिक क्षेत्र में, हाँ। दूसरी ओर आतंकवाद के साथ कुछ देश खुल करके खड़े हो गए हैं। तो आतंकवाद से मुकाबला और चीन से मुकाबला दुनिया की जनतांत्रिक देशों की एक बड़ी प्राथमिकता बन चुकी है। दुनिया की जो जनतांत्रिक ताकतें हैं वो इकट्ठा हो रही हैं, इकट्ठा होना चाहती हैं, एकजुट होकर के इन दोनों खतरनाक मंसूबों का मुकाबला करना चाहती हैं। और इन्हीं खतरनाक मंसूबों से मुकाबला करने के लिए दुनिया के देशों के बीच राजनयिक रिश्तों का एक नया समीकरण विकसित हो रहा है। दुनिया एक नए मोड़ पर खड़ी हो चुकी है, जिसमें एक तरफ चीन पाकिस्तान जैसी ताकतें हैं तो दूसरी तरफ जनतांत्रिक मान्यताओं को मानने वाली ताकतें हैं, जो खुल करके तानाशाही प्रवृत्ति वाले देशों को, धार्मिक कट्टरपंथ वाले देशों को चुनौती देना चाहती हैं। और इसी नज़रिए से जो 4 देशों का जो गठजोड़ इकट्ठा बनने जा रहा है, क्वाड बन चुका है, जिसकी पहली शिखर बैठक फिजिकल प्रेजेंस में चारों शिखर देशों के नेताओं की मौजूदगी में होने वाला है। इस शिखर बैठक में कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने की उम्मीद है, जिससे कि जो एक अधिकार स्थापित करने वाली नीतियां हैं, चीन की प्रभुत्व स्थापित करने वाली नीतियां हैं, कोशिश तो होंगी, लेकिन रंजीत जी सवाल ये उठता है कि क्या चीन पर कोई दबाव बन पाएगा? निश्चित तौर पर यदि जनतांत्रिक ताकतें इकट्ठा हो जाएंगी हाँ। तो चीन पर दबाव बनेगा। चीन ने जिस तरह से दुनिया में आर्थिक सप्लाई चेन का एक अधिकार स्थापित कर लिया है, उसे तोड़े जाने की जरूरत है। हाँ। सभी देश मिलकर ये देख रहे हैं कि दुनिया को किस तरह से चीन पर से निर्भरता कम की जाए। जो आर्थिक सप्लाई चेन है, औद्योगिक मालों का जो सप्लाई चीन से हो रहा है, एक अधिकार स्थापित करके हो रहा है, उसे किस तरह से तोड़ा जाए, उसे किस तरह से डाइवर्सिफाई किया जाए। क्वाड के देशों की यह रणनीति बन रही है। क्वाड के देश जिसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत, अमेरिका है। बिल्कुल। इन देशों ने जैसे चीन में बहुत भारी निवेश किया हुआ है। खास करके जापान की रणनीति है कि चीन पर से निर्भरता कम करके दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, भारत हैं, यहाँ पर अपने निवेश स्थानांतरित करके चीन पर निर्भरता कम की जाए। तो निश्चित तौर पर इससे चीन का असर दुनिया पर कम होगा, दुनिया पर आर्थिक प्रभाव कम होगा, दुनिया पर सामरिक प्रभाव कम होगा। तो सामरिक जो क्वाड के जो 4 देश हैं मिल करके अगर एकजुट होकर के यदि कोई सामूहिक फैसले लेते हैं इस दिशा में, तो एक बड़ा कदम होगा। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ इस समय राजनीतिक विश्लेषक संजीव कौशिक साहब भी जुड़ चुके हैं। कौशिक साहब, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस खास चर्चा में। कौशिक जी, इस समय चाइना पर बात हो रही है, चाइना की हेकड़ी निकालने जाने की बहुत आवश्यकता है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है? एक तरफ ये बायलैटरल मीट पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच, दूसरी तरफ क्वाड्रिलेटरल मीट जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया होंगे। ये कितना महत्वपूर्ण, ये दोस्ती भारत और अमेरिका की क्या गुल खिलाने वाली है?
क्वाड की समिट होने वाली है, जाहिर सी बात है चाइना तो पहले से ही प्रेशर में है इस समिट को लेकर के, और शुरुआती दौर से ही जिस तरह से जब से इसकी स्थापना हुई तब से ही वो प्रेशर में है और वो हमेशा इस पर प्रश्चित खड़ा करने का प्रयास किया। उसे पता है कि ये चारों जिस राष्ट्र की चर्चा हो रही है वो मिल जाए तो निश्चित तौर पर उनके लिए परेशानी पैदा होगी, और खास करके साउथ चाइना सी में जिस तरह की उनकी गतिविधियां बढ़ी है उसके लिए और उसको ध्यान में रखते हुए फिर इस क्वाड की जो अहमियत है वो बढ़ जाती है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है जिसके बारे में आप चर्चा कर रही हैं कि क्या कुछ छन के निकल के आएगा इस समिट में या इस मुलाकात में, जिस द्विपक्षीय वार्ता की बात आप कर रही हैं। तो यह भी ये सब के बावजूद निश्चित तौर पे हम हिंदुस्तानी बड़े आसान्वित होते हैं और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपनी बातों को रखने में बहुत सक्षम हैं, बहुत बोल्डली हर एक मंच पे अपनी बात को रखते हैं। लेकिन क्या वास्तविक स्थिति ऐसी है कि अमेरिका भारत के हर एक कदम के पीछे चले और वो उसकी सराहना करे और साथ साथ उसके कहे हुए पर वो अमल करे, या वो जो कह रहा है ईमानदारी पूर्वक उस पर अमल करने की बात है? क्योंकि अमेरिका भी जिस तरह से हमने शुरुआती दौर से ही देखा कि जिस तरह से उसकी दोहरी नीतियां रही हैं, हम लगातार ये कहते चले आए हैं कि हम कम से कम चाइना के बारे में ये जानते तो हैं कि ये विस्तारवादी नीतियों के साथ चलने वाला एक ऐसा राष्ट्र है जिससे हमें हमेशा परेशानी होती है। लेकिन अमेरिका के साथ इस तरह की बात नहीं है, इसके बावजूद भी हम भरोसे के साथ नहीं चल पाते हैं। कई मौकों पे हमें इस बात का एहसास होता है, हिंदुस्तान को एहसास होता है। तो आज भी ये बहुत मौजूद सवाल है कि कदम क्या होता है, अपनी बात को रखेंगे, खास करके ये आवाज। ठीक है सर, मैं पीसीआर से बोल के करवाती हूँ ठीक उसको। अश्विनी शाही, यानी कि कुल मिलाकर इस बार पीएम नरेंद्र मोदी का ये अमेरिकी दौरा मात्र दौरा नहीं है, ये बहुत बड़ी चुनौती है आतंकवाद के मसले पर खरा उतरने की, हिंदुस्तान की एक बहुत सशक्त छवि को प्रेजेंट करने की। क्या कहिएगा सर, कितनी बड़ी चुनौती आप मानकर इसे चल रहे हैं? शिल्पा जी देखिए, भारत अब इधर के वर्षों में एक नया भारत बनकर उभरा है और सशक्त जो है नेतृत्व के हाथों में भारत देश है इस समय, और भारत ने उसको बार बार प्रूव भी किया है। अभी प्रोफेसर जितेंद्र जी कह रहे थे कि चाइना, हास्यास्पद है कि चाइना और अफगानिस्तान दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा उनकी बातों को आगे बढ़ाते हुए कि भाई वामपंथियों का इतिहास तो रक्त रंजित ही रहा है, अफगान में भी वही हो रहा है, तो दोनों मिल रहे हैं तो कोई हास्यास्पद नहीं है। वो लोग कुल मिलाकर नजर, चाइना तो पूरे विश्व पर नजर रखे, लेकिन भारत उसके सबसे बड़े शत्रुओं में है। भारत से उसकी जो है दाल नहीं गल पा रही है क्योंकि भारत ही आग दिखा रहा है उसको। इधर के सालों में भारत बहुत सशक्त हुआ है, इन सब चीजों का असर वहां पर पड़ेगा। और आज जो अफगानिस्तान जो केंद्र बिंदु बनता जा रहा है आतंकवाद और कट्टरवाद के लोगों के समर्थन और विरोध का, उसमें मतलब ये अमेरिका भारत का जरूर साथ देगा। अमेरिका को मतलब भारत से लेना है तो भारत को देना भी है, तो भारत से लेना भी है। भारत अगर उसके साथ खड़ा रहेगा तो अमेरिका भी सशक्त होगा कहीं ना कहीं कुछ मामलों में। और भारत का जो आज हमारा व्यापार का मामला है, जो अभी जापान वहां से हटाकर कुछ चीजें जापान ने हटाया है, चाइना के से हिंदुस्तान में से भी किए थे लोग, दूसरे देशों में भी गया, हिंदुस्तान में भी काफी निवेश आया है। आज जो सीईओ से उनकी मुलाकात होनी है उसमें काफी निवेश हमारे यहाँ हुआ है, तो एक मुद्दा वो भी रहेगा कि जो ये बड़े बड़े निवेशक जो है हिंदुस्तान की तरफ आए, भारत एकदम नीट एंड क्लीन मामले में हो रहा है, मजबूत हो रहा है, तो हमारे निवेशक आएंगे। और आज जो है अमेरिका दिखाना चाहता है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं और भारत हमारे साथ 24 घंटे खड़ा है, क्योंकि हर फोरम पर भारत के प्रधानमंत्री ने बड़े स्पष्ट शब्दों में आतंकवाद और कट्टरपंथ का विरोध किया है और कभी भी उसका समर्थन नहीं किया है। और जब भी उन्होंने कहा है कि जब भी जिस हद तक जाना होगा हम जाएंगे। तो जितने देश हैं आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ वो भारत के साथ हो रहे हैं जी। और ये एक अच्छा संकेत कहीं ना कहीं। चलिए, चर्चा हो रही है पीएम नरेंद्र मोदी के मिशन यूएस पर। बहुत सारे सवाल जो खड़े हो रहे हैं, मसलन क्या पाकिस्तान की साजिश को बेनकाब कर पाएगा भारत? आतंकवाद हिंसा को समझाने में दुनिया को क्या कामयाब हो पाएगा भारत? क्या कामयाब हो पाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी? पाकिस्तान और चीन का समीकरण बिगाड़ने में कितने होंगे हम कामयाब? आतंकवाद पर बात, नापाक पड़ोसी का कैसे होगा पर्दाफाश? चीन तालिबान और पाकिस्तान की हेकड़ी निकालेगी क्या ये पीएम मोदी और बाइडेन की दोस्ती? एक दौरे से कितने साथ पाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी निशाना? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब खोजने की हम लगातार कर रहे हैं कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल भी जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से पैनल के पास जाते हुए महेश सचदेव जी आपके पास आते हुए, इस समय दुनिया जिस तरह से रंजीत जी ने भी इशारा किया था, दो भागों में बढ़ती हुई नजर आ रही है।
एक हिस्सा वो, एक धड़ा वो जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के हिसाब से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और दूसरा धड़ा बंदूक के दम पर। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी का यह अमेरिका दौरा कितना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, कैसे इस बड़ी चुनौती को हिंदुस्तान पार कर पाएगा, क्या लग रहा है सर? ये प्रधानमंत्री का 7वां अमेरिका का दौरा है। पिछले 7 सालों में तकरीबन 7 बार ये जा चुके हैं, और इन 7 बार पहली 6 यात्राओं से लगता है कि आमतौर पर इनके जो लक्ष्य होते हैं वो अपने स्तर पर शिखर वार्ता करना और अमेरिकी राष्ट्रपति से या संयुक्त राष्ट्र में और राष्ट्रपतियों से, प्रधानमंत्रियों से मुलाकात करके भारत का पक्ष रखना। दूसरा, भारतीय समाज जो अमेरिका में है उसके साथ संबंध बना के रखना। तीसरा, जो आर्थिक मुद्दे हैं उनके ऊपर बहस करना और उन अमेरिकी उद्योगपतियों से, अमेरिकी निवेशकों से बात करना। और तीसरा मुद्दे को मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा महत्व देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जाते ही प्रधानमंत्री का पहला जो बड़ी सम्मेलन हुआ है वो अमेरिका के 5 बड़े बड़े उद्योगपतियों से हुआ है। और ये विषय काफ़ी अपने में महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर देखें कि चीन की जो रणनीति है उसमें आर्थिक सामरिकता, जियो इकोनॉमिक्स का बड़ा भारी योगदान है। आज आप देखें तो चाहे क्वाड के देश हों, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, चाहे भारत खुद हो, चीन के साथ आर्थिक संबंध इतने गहरे हो चुके हैं कि उनसे निकलना बहुत आसान नहीं है। और इसी के तो दम पर क्या ये चाइना इतना विषय कूदता है सर? जिस पर कि मैं आपका ध्यान, जी हाँ, दोबारा कहें। क्या इसी वजह से सुन नहीं चाइना अपनी पाया। हेकड़ी दिखाता है? ये जो, जी हाँ, आप सच कह रही हैं। आप देखें कि जापान चीन में पिछले 20 सालों से सबसे बड़ा इन्वेस्टर रहा है, लेकिन जापान के साथ जो शिंकाकू आइलैंड के बारे में डिस्प्यूट है उसमें चीन ने जापान को धत्ता दिखाया है। कोई उस पर चीन के ऊपर कोई असर नहीं हुआ है, क्योंकि वो जानते हैं कि अमेरिकी कंपनियों का पैसा फंसा हुआ है जी। चीन में, और जापान कुछ ऐसा नहीं कर पाएगा। इसी तरह से आसियान देशों में भी चीन की हेकड़ी जो साउथ चाइना सी में है उसके बारे में चीनियों को पता है कि आर्थिक दृष्टि से ये लोग चीन के बाज़ार पर, चीन की टेक्नोलॉजी पर इतने निर्भर हैं कि वो कुछ तो बोलने ऐसे में की सर ये क्षमता नहीं निर्भरता रख कैसे पाएंगे। कम की जा सकती है? और हिंदुस्तान के साथ साथ तमाम देशों को क्योंकि इस पर सोचना होगा। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया का जैसे जो कि ज़्यादा चीन के साथ इनका विवाद रहा है पिछले 2 सालों से, हाँ। चीन उनका सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर है। इसी तरह से हमारे साथ भी चीन का दर्जा 2 नंबर का या तीसरे नंबर का है। एक ज़माना था कि चीन हमारा सबसे बड़ा उद्योग व्यापारिक पार्टनर हुआ करता था। अब हमने उसको घटाने के लिए कई कदम उठाए हैं और उससे चीन ज़्यादा चिंतित है। भारत की और चीज़ों से ना हो चिंतित, लेकिन बाज़ार, भारत का बाज़ार उसके हाथों से खिसकता हुआ देख करके चीन को काफ़ी समस्या हो रही है, और वो इस बारे में दोनों तरफ से जीतना चाहता है। न भारत के साथ सीमा विवाद को हल करना चाहता है, न ही वो भारत के बाज़ार को खोना चाहता है। तो ये हमने स्पष्ट कर दिया है अपने व्यवहार से कि इन दोनों चीज़ों को एक साथ नहीं चलाया जा सकता। हाँ। या तो संबंध सुधरेंगे और जिसमें सीमा विवाद के बारे में हमारा पक्ष मानना होगा, या फिर
व्यापारिक और निवेशिक संबंधों में दरार आएगी। ठीक और यही संदेश जब हमने उनकी ऐप्स को बैन किया था, हाँ। या उनके व्यापार पर, उनके आयात पर भारत ने प्रतिबंध लगाए थे पिछले साल की गर्मियों में, तो वो सब जो है टिकटॉक का बैन हमसे औरों ने भी सीखा है, और औरों ने भी इस बारे में, अमेरिका तक ने भारत का जो अनुमोदन किया है, और उसका जिस तरह से हमने बैन लगाया था उस तरह से वहाँ पर भी ह्यूवे और टिकटॉक और बाकी सब चीज़ों पर बैन, चीन की जो वहाँ पर मंडी में उनकी पहुँच थी उस पर कमी की गई है। ठीक है। नास्डैक पर चीन के आईपीओज पे बैन लगाया गया है। उसी तरह से कई और देशों ने भी भारत की पहल का अनुमोदन किया है। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि चीन के दोनों हाथ में लड्डू नहीं हैं, और इसका एक असर जो हुआ है वो चीन के अंदरूनी मामलों में हुआ है। आपने शायद गौर किया हो कि पिछले एक महीने के अंदर अंदर जो चीन में टेक्निकल सेक्टर्स पर कम्युनिस्ट पार्टी ने दोबारा अपना हैंकड़ी दिखाने की कोशिश की है, उन पर नियंत्रण करने की कोशिश की है, उससे तकरीबन $1 ट्रिलियन चीन की मार्केट में मंदी आई है, जिसमें कि अभी आखिर में चीन की सबसे बड़ी यानी कि रियल जो एस्टेट चीन कंपनी की का, सबसे जो बड़ी ताकत 87 वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बनाई जा सकती घटा है। चलिए ठीक है, हमारे साथ प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी भी लगातार जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। प्रोफेसर जितेंद्र जी, अब आपसे इसको और ज्यादा विस्तार में समझना चाहूंगी। पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर कैसे पानी फेरना है काफी हद तक हिंदुस्तान जानता है, लेकिन चीन को अगर हराना है, उसे अगर उसकी औकात याद दिलानी है, तो उसकी आर्थिक कमर को तोड़ना होगा। ये कैसे हो पाएगा सर? जी बिल्कुल। शिल्पा जी, अभी अच्छी बहस चल रही है। देखिए, एक चीज़ तो बहुत स्पष्ट है, दुनिया का इतिहास इस बात का गवाह है कि आतंकवाद एक ऐसा सुरसा है कि ये इसके पालने पोसने वालों को ही निगल जाता है। आतंकवाद का सबसे ज्यादा खामियाजा पाकिस्तान जैसे देशों को ही भुगतना होगा। वो पालेंगे पोसेंगे, वो उन्हीं पर अटैक करेंगे। भारत उससे परेशान हो रहा है, स्वाभाविक है, लेकिन निश्चित तौर पर हम आगे जीतेंगे। मैं कल भी ये बात कह रहा था। तो आतंकवाद की उनकी रणनीति दरअसल हमको अव्यवस्थित करने की उनकी योजना है, और हम जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें मुझे लगता है कि हम अव्यवस्थित होने वाले नहीं हैं। अगर अव्यवस्थित होने की स्थिति होती तो ये क्वाड सम्मेलन की बात नहीं आती, प्रधानमंत्री की यह यात्रा नहीं होती, और बहुत सारे जो उद्यम किए जा रहे हैं सामरिक दृष्टि से भी, बिल्कुल, आर्थिक का स्तर पर भी और सेना के स्तर पर भी, सुरक्षा के स्तर पर भी, तो वो चल रहे होते हैं। दूसरी बात, जो ये क्वाड का सम्मेलन है, ये एक तरह से रणनीतिक मंच है, और यहाँ जो सम्मेलन होगा ये सिर्फ चाय कॉफी पीने का तो मामला नहीं है। बिल्कुल। और इसकी, चूंकि इन सब की, देखिए, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, सबके अपने हित भी हैं, एक दूसरे से जुड़े हित भी हैं, और सब एक दूसरे की ताकत को जानते हैं। सब, तो इन सबके मिलने का असर पूरी दुनिया को दिखेगा। वो चीन को भी दिखेगा, वो पाकिस्तान को भी दिखेगा, वो तालिबान को भी दिखेगा, उन सबको दिखेगा जो लोग साजिश करके दुनिया को अस्थिर करना चाहते हैं। उन सबको दिखेगा। तो एक जो क्वाड सम्मेलन है, समिट है, इसका भी बहुत सकारात्मक, बहुत पॉजिटिव असर होने वाला है, और इससे ताकत, एक तरह से देखें तो ताकत निकल करके आएगी। ठीक है ना? ठीक है। जो तीसरी बात है, वो ऐसा है कि भौंकने दीजिए, बहुत सारे लोग भौंकते हैं। भारत अपने ढंग से काम कर रहा है, और जैसा मैंने आरंभ में भी कहा कि किसी को यह नहीं लगना चाहिए पूरी दुनिया में कि भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका गए हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि हमें ही अमेरिका से अपेक्षा है, अमेरिका को भी हमसे अपेक्षा है। इसको नहीं भूलना चाहिए। हम दोनों मिल करके मजबूत हो रहे हैं। हम
दाता और ग्रहण करने वाला जो भूमिका है वो दोनों की है। It's a two-sided deal. अगली बात जिस पर चर्चा हो रही थी, जी बिल्कुल, और जो चीन का मामला है, देखिए जो निवेश का मामला आ रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री अभी एप्पल के सीईओ से मिलेंगे और तमाम तरह की बैठकें करेंगे, बिजनेस मीट करेंगे, ये बहुत जरूरी है। चीन ने पूरी दुनिया पर जो अपना प्रभाव बनाया है, ये सही विश्लेषण है कि वो बाजार के जरिए बनाया है। वो बाजार के जरिए वो भारत में भी प्रवेश किया है, दुनिया के दूसरे देशों में भी उसने प्रवेश किया है, और एक तरह से वो हमारी जो मतलब कमजोरी बनता चला जा रहा है, उसके जो संसाधन है, उसका जो बाजार है, दरअसल हम सब लोगों को इस पर फोकस करना होगा, व्यक्तिगत स्तर पर भी और सरकारी स्तर पर भी, कि कैसे चीन के बाजार को हम बाहर करें। चीन का जो यह बाजार है, अगर हम उसको तोड़ देंगे तो आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा, और अगर आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा तो ये जो तमाम षड्यंत्र हैं उसके, वो जाहिर है स्वाभाविक रूप से बंद होने लगेंगे। तो धीरे धीरे उसको बाजार से बाहर करने की जरूरत है, और सिर्फ ये सरकारी स्तर पर नहीं होगा, यह व्यक्तिगत स्तर पर भी होगा। यह हम सबके सोचने समझने से होगा, सबके मिल जाने से होगा, कोई एक आदमी इसको नहीं कर सकेगा, ठीक है ना। ये कोविड की सबसे बड़ी ताकत को ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी हमें बनाना होगा, इंडिविजुअल लेवल पर बनाना होगा। चलिए ठीक है, विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ रंजीत कुमार भी लगातार जुड़े हुए हैं। रंजीत जी, ये जो तमाम फैक्टर्स अभी प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी ने गिनवाए हैं, बेहद महत्वपूर्ण हैं। इसी वजह से बहुत सारी उम्मीदें इस बार इस अमेरिकी दौरे से लगाकर लोग देख रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि इस बार भी सिर्फ वार्ता ही होगी या फिर कोई फिर एक्शन भी लिया जाएगा, क्योंकि वार्ता हमने बहुत देख ली। अब शायद इस समय दुनिया को दरकार है आतंकवाद के मुद्दे पर, अफगानिस्तान के तालिबान के मुद्दे पर, पाकिस्तान के मुद्दे पर एक्शन लेने की। एक्शन लेने का दौर शुरू हो चुका है, और भारत ने जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ और तालिबान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है, तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलने में भारत ने जिस तरह से अड़ंगा डाला है, वो चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए भारी चिंता का विषय बन चुका है। और भारत यह जो कर रहा है, वो क्वाड, जो 4 देशों का जो समूह इकट्ठा हो रहा है, उसी के बल पर कर रहा है। 4 देशों को जो समूह है वो भारत के साथ खड़े दिख रहे हैं। भारत ने तालिबान को लेकर के जो चिंता जताई है, उससे अमेरिका और दूसरे साथी देश जो हैं, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, सभी एकजुट होकर के खड़े दिख रहे हैं। तो ये जो क्वाड के बल पर भारत दुनिया में अपनी समर नीति का विकास कर रहा है, वो चीन के लिए काफ़ी चिंता का विषय बन चुका है, पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय बन चुका है। और इसी दिशा में जो क्वाड का जो गठन हो चुका है और जो क्वाड की जो नींव पड़ चुकी है, उस पर जो नई इमारत खड़ी की जा रही है, उसमें भारत और अमेरिका और जो जापान और ऑस्ट्रेलिया जो देश हैं, इसमें नई ताकत जोड़ने जा रहे हैं, और ये चीन के लिए चिंता के विषय होगा। देखिए, चीन जो दादागिरी दिखला रहा है, वो दक्षिण चीन सागर के इलाके में दिखला रहा है। दक्षिण चीन सागर पर प्रभुत्व स्थापित करने से रोकने के लिए, चीन को रोकने के लिए चारों देशों का इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। चारों देश हमेशा ये कहते रहे हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री इलाके हैं, उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियम कानून है, उसका पालन करना होगा। चीन को यह साफ संदेश दिया जाएगा एक बार फिर इस मंच से, यानी कि एक बार फिर से ये कोशिश होगी, ये कोशिश दोहराई जाएगी, एक बार फिर से चाइना को संदेश दिया जा सके कि या तो वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, अदरवाइज उसको फिर आके खामियाजा भी भुगतने के लिए फिर तैयार रहना होगा। संजीव कौशिक भी हमारे साथ लगातार हमारे राजनीति के विश्लेषक के तौर पर मेहमान जुड़े हुए हैं। संजीव कौशिक जी, अगर मेरी आवाज़ अब तक पहुंच पा रही हो तो आपसे अब आगे इस चर्चा को आगे ले जाते हुए जानना चाहूंगी, ये तमाम फैक्टर्स अभी हमने जो काउंट किए, ऐसे में जाहिर तौर पर इन तमाम कंसर्न फैक्टर्स को अगर दुनिया सुने तभी ये कामयाब हो पाएंगे, तभी इनका कोई समाधान निकल पाएगा। क्या लग रहा है आपको, क्या अब विश्व पटल पर भारत इतना सशक्त हो चुका है कि दुनिया को अब सुनना भी पड़ेगा और मानना भी पड़ेगा? लेकिन जहां तक चीन को सबक सिखाने या चीन को पीछे धकेलने की बात है, तो हम जानते हैं कि चीन की मजबूती का राज उसकी आर्थिक समृद्धि है। आर्थिक रूप से जिस तरह से उसने अपना बाजार, एक साम्राज्य खड़ा किया है, उसमें यदि हम पटकनी देने में तैयार होते हैं या देने में कामयाब होते हैं, निश्चित रूप से पीछे हम धकेलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन सबसे पहले उसके लिए अपने यहाँ उस तरह की पृष्ठभूमि तैयार करनी होगी। जो चीज चाइना से निर्मित हमारे यहाँ आते हैं और जिस तरह का बाजार उसने खड़ा किया है, उस स्तर का, उस क्वालिटी का, उस दाम में हमारे यहाँ पहले वो सामान मिलना शुरू हो। पहली शर्त तो ये है। दूसरी चीज कि जिस तरह से हम लगातार अमेरिका के पीछे की बात कर रहे हैं और अमेरिका हमारी बात सुनेगा या फिर एक नए
अध्याय शुरू करने की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी आलिम पाजिल या काबिल पैनलिस्ट हमारे साथ बैठे हुए हैं, कौन ये बात नहीं जानता है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में ये कहना उचित नहीं होगा कि सत्ता हस्तांतरण में किया उसने, लेकिन जानबूझ करके जिस तरह से उसने कदम खींचा और जितने हरवा हथियार वहां पे छोड़ दिए हैं अगल बगल के पड़ोसी राज्यों के लिए, राष्ट्रों के लिए मुश्किल हालात पैदा करते रहेंगे। जितने उसने वहां पे साजो सामान छोड़ दिए हैं वो अस्त्र शस्त्र लड़ाई के, उनसे हम प्रभावित वर्षों तक होते रहेंगे। ये बात समझने की जरूरत है। और ये भी ऐसा नहीं है कि ना अमेरिका ये बात समझ पा रहा है ना हम समझ पा रहे हैं कि वहां के लोग जो अफगानिस्तान में तालिबान यदि पांव पसारता चला जा रहा तो एक दिन में उसने अपनी रणनीति नहीं बनाई। वो कौन हमने इससे पहले भी चर्चा की थी कि वहां के अफगानिस्तान में जो सैनिक काम कर रहे थे उसको ट्रेनिंग देने वाले कौन थे? अमेरिका के सैनिक, अमेरिका के ट्रेनिंग देने वाले लोग, और वो पीछे हटते चले गए और तालिबान धीरे धीरे अपना साम्राज्य खड़ा करता चला गया। तो इस रणनीति को भी समझने की जरूरत है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने या जिस देश ने अब हमसे पहले एक प्रवक्ता ने कहा कि आतंकवाद की सबसे बड़ी खासियत होती है कि जो उसको प्रश्रय देता है सबसे पहले वो उसे ही खाता है। यह बिल्कुल सटीक बात है और उसका सबसे बड़ा खामियाजा हम देखेंगे कि पड़ोसी मुल्क, हमने देखा अभी शुरुआत हो चुकी है, पड़ोसी मुल्क सबसे बड़ा खामियाजा भुगतता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हिंदुस्तान को एक चिंता भी है अपनी बात रखने के लिए। और दूसरी चीज की ये जो समिट है, खास करके ये जिस मसले पे हम लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं या फोकस कर रहे हैं, ये उस वहां पे चर्चा का एक छोटा सा केंद्र बिंदु होगा, छोटा सा चर्चा होगा इस पे। मूलतः हमारे प्रधानमंत्री जो गए हैं वहां पे समिट में, वहां पे कोविड से उत्पन्न, कोविड के बाद, कोविड-19 के बाद में पैदा हुए हालात, उसकी फिर से रिकवरी या फिर उसके टीकाकरण के लिए, या जिस तरह से एक अफरा तफरी का माहौल बना था, वो उसमें कितनी हमने कामयाबी पाई और उसके लिए आगे की रणनीति की बात खास रहेगी उसमें। लेकिन एक हिस्सा ये भी रहेगा जो हमारी चिंता है एक हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते, ये भी एक चिंता रहेगी। इसका जवाब अश्विनी शाही के बारे में भी चर्चा होगी। लेकिन जी ठीक है, अश्विनी शाही जी बताइए, कोरोना काल के बाद जिस तरह से हमारी आर्थिक स्थिति हुई, जो पूरा क्राइसिस हमने झेला, ऐसे में सरकार किस हद तक कामयाब हुई उस सिचुएशन से देश को बाहर निकालने में, और आगे की क्या कुछ सरकार की रणनीति है, इस पर भी सवाल जवाब होंगे। जी शिल्पा जी, जरूर होंगे। और कोरोना में हिंदुस्तान ने बहुत शानदार काम किया है। कोरोना का जो बेहतर स्थितियां देखिए खराब हुई, लेकिन हमने ये IMF भी बोल रहा है कि हमारी रिकवरी बहुत तेज हो रही है, सारी एजेंसियां ये कह रही हैं कि रिकवरी तेज हो रही है। तो अब हम लोग अपने आप को अब भारत वो पुराना नहीं रहा, अब भारत अपने आप को बहुत तेजी से विकसित कर रहा है और बहुत शक्तिशाली हो गया है। यही अमेरिका के संबंध हम लोगों को याद होने चाहिए। स्वर्गीय राजीव गांधी के जमाने में जब अमेरिका, उनके रीगन जी के अच्छे संबंध हुआ करते थे, लेकिन सुपर कंप्यूटर मौसम विभाग वाला देने से मना किया था उसने। और आज जो है, जब भी हिंदुस्तान वहां गया है तो वहां अमेरिका ने भारत में एक बाजार देखा है। और भारतवंशी जो वहां पर हैं, कम से कम 10 या 12 जो है संस्थाएं हमारी हैं जो वहां चल रही हैं, हिंदुस्तान के लोगों के द्वारा लीड की जा रही हैं, उससे भारतवंशियों से भारत को भी बहुत फायदा है। तो अब दोनों देश एक दूसरे में बाजार की असीमित संभावनाएं देख रहे हैं। कुल मिलाकर इस अमेरिका मीट पर कोरोना पर बात होगी, अफगानिस्तान पर बात होगी, आतंकवाद पर बात होगी, साथ ही निवेश पर भी बात होगी, वो भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। ठीक है, आप सभी लोगों से मैं जल्दी फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी। प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव, सबसे पहले आपका फाइनल कमेंट, ये नई दोस्ती, ये नया रिश्ता, ये नए समीकरण कितने फायदेमंद साबित होने वाले हिंदुस्तान के लिहाज से? फाइनल कमेंट आप। निश्चित तौर पर बहुत इससे लाभ मिलेगा, और सिर्फ हमें नहीं मिलेगा, जो लोग हमारे दोस्त बन रहे हैं उनको भी मिलेगा। मैं बार बार कह रहा हूं। और शिल्पा, आज राष्ट्रकवि दिनकर की जयंती है। राष्ट्रकवि दिनकर ने 62 के युद्ध में चीन ने जब आक्रमण कर दिया था भारत पर, तब महान कविता संभव की थी। उनकी पंक्ति है इस पूरे प्रसंग पर जो आज चर्चा आप आयोजित कर रही हैं। दिनकर की पंक्तियां हैं, हालांकि दूसरे संदर्भ में है, लेकिन अगर इसे भारत के संदर्भ में देखें तो दिनकर ने उर्वशी नामक महाकाव्य में, पुरुरवा जो है वो कहते हैं कि मृत्युमानों की विजय का तुर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। तो भारत जो है अपने समय का सूर्य है, उदित हो चुका है। थोड़े बहुत ये जो ग्रहण वगैरह लग रहे हैं, थोड़े बादल आ रहे हैं, ये बादल हट जाएंगे, ये कुछ बादल हैं, उजाला सवेरा होगा। ठीक है, निश्चित छटेंगे, निश्चित छटेंगे। रंजीत कुमार जी, आपका फाइनल कमेंट जल्दी से सर, समय की कमी है, उजाला होगा और वो बहुत बहुत अच्छा होगा। ठीक है, रंजीत कुमार।
वह भारत के सामरिक और आर्थिक हितों के अनुकूल हैं। जी और इसीलिए भारत की ये कोशिश है कि जो चीन की सामरिक दादागिरी है, आर्थिक दादागिरी है, उसको तोड़ने के लिए वो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसी जनतांत्रिक ताकतों के साथ खड़ा दिखे। चारों देश एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। यह भारत के लिए काफ़ी अनुकूल साबित होगा और भविष्य के लिए काफ़ी फलदायक होगा, भारत की राजनीति, भारत की आर्थिक और सामरिक हितों के लिए। ठीक है संजीव कौशिक साहब, फाइनल कमेंट आपका, उम्मीद है आपकी। संजीव जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मैं आपका फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। हाँ जी जी आ रही है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ये जो यात्रा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, मुझे लगता है कि 2 सालों में वो दूसरी बार, इससे पहले बांग्लादेश की यात्रा उन्होंने की और इस बार अमेरिका की यात्रा उन्होंने की है। हाँ। भारत की बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हैं उनसे। वो जाएंगे, एक ऐसे मंच पे जाएंगे, निश्चित तौर पे मजबूती के साथ अपनी बात रखेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज्यादा उम्मीदें पाल लेना भी, क्योंकि वहां के जो जिस राष्ट्र में वो गए हैं, हाँ। उनकी अपनी एक नीतियां है, वो अपने नीति के अनुसार चलते हैं। वो दोहरी नीतियों से हमेशा हिंदुस्तान भी वास्ता होता रहा है अमेरिका की दोहरी नीतियों से। तो फूक फूक के कदम रखने की जरूरत है। और जिस तरह से वैदेशिक नीति पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि ये लोग कहने वाले बहुत सारे लोग हैं कि पुराना भारत नहीं, नया भारत, पुराना भारत नहीं। हमने देखा है, पुराने भारत को भी देखा है और नए भारत को भी देखा है। पुराने भारत के नींव पे ही ये नया भारत खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, उम्मीद है कुछ बेहतर वहां से लिया जाए। ठीक है महेश सचदेव जी, जल्दी से जाते जाते आपका फाइनल कमेंट, ये नई दोस्ती, नए रिश्ते, नए समीकरण किस तरफ इशारा करते हुए? एक नया प्रोसेस शुरू हो रहा है। ठीक है, और नए समीकरण बन रहे हैं, नए पैराडाइम आ रहे हैं और ये बड़ा दिलचस्प समय होगा जिसमें कि एक चीज़ जो अक्सर संभाव्य है वो ये है कि भारत का दौर इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है। और कुछ हद तक कैटलिस्ट का दौर भारत का रहेगा इसमें। ठीक है। और इसके लिए मैं काफ़ी आशान्वित हूँ ठीक है। कि आगे जा कर के बहुत इससे सारी भारत आशाएं का लगी हुई है, गौरव बहुत सारी और अपेक्षाएं लगी बढ़ेगा। हुई है। ठीक है, अश्विनी शाही जी, फाइनल कमेंट जल्दी से आपका, बहुत सारी अपेक्षाएं, कैसे खरे उतर पाएंगे, कितनी बड़ी चुनौती आप लोगों के सामने है? शिल्पा जी देखिए, भारत बहुत मजबूत हुआ है और आज जो है, अगर पुराने जो अभी संजीव जी कह रहे थे कि पुराने लोगों ने नींव वही बनाया, अच्छा किया, बहुत अच्छा नींव दिया और आज भारत एकदम नया है, सूर्य की तरह उदय हो रहा है। थोड़ी बहुत गलतियां अगर चाइना को अस्थायी सदस्यता वाली न हुई होती तो आज भारत कुछ और होता। तो कुल मिलाकर ये हम मजबूत होकर उभरे हैं, वैश्विक रूप से मजबूत होकर उभरे हैं, आत्मनिर्भर बने हैं। आज जो है सबके सामने हम आंख से आंख मिलाकर बात करने की हैसियत में खड़े हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर फिलहाल तो इंतजार करना होगा कि किस तरह से ये बदलते समीकरण, ये नई दोस्ती आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दे पाती है, कितनी सक्षम हो पाती है। फिलहाल इसके लिए हमें करना होगा इंतजार। मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे चंदन देवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।